नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके अंतर्गत भाग 5 व 6 में राष्ट्र की दृश्य कल्पना, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भाग 5 के अंतर्गत राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? 18वीं 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी वेश में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। ये तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। रूपक का अर्थ क्या होता है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के लिए इंगित किया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। प्रतीक के रूप में शब्दों के माध्यम से किसी भी रूप को हम एक कहानी के रूप में गढ़ सकते हैं। तो ऐसा ही रूपक के रूप में एक प्रकार से नारी की प्रतिमा स्थापित हो गई। हम सबको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान भी कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। पाठ के प्रारंभ के अंदर एक ऐसा चित्र था, इस चित्र के माध्यम से उस चित्रकार ने बताने का प्रयास किया जिसका नाम था फ्रेडरिक सारियू। चित्रकार ने एक नारी को आदर्श मान करके सबके सामने रखा और सबने उस नारी से प्रेरणा लेकर के अपने राष्ट्रवाद के विषय को अपने साथ में जोड़ने का काम किया। वो नारी थी जिसके हाथ में एक हाथ में मशाल थी, एक हाथ में पुस्तक थी। मशाल ज्ञानोदय को दर्शाती थी और पुस्तक थी वो एक प्रकार से अपने अधिकारों के बारे में जानकारी कराने का काम या अधिकारों का बोध कराने का काम करती थी। इन दर्शकों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों को व्यक्त किया गया था। जैसा कि हम सबको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटती जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई और वह तराजू लिए हुए है। हम सब ने देखा होगा कानून की देवी जिसके बारे में नाम सुना है, उसकी भी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। न्यायालय के अंदर जाते हैं तो और उसके हाथ में एक प्रकार से तराजू है, यानी न्याय की एक प्रकार से प्रतिमूर्ति के रूप इस महिला को न्यायालय के अंदर रखा जाता है। ये 1850 का डाक टिकट, इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। यानी इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से एक प्रतीक के रूप में अपनी भावना को बताने का काम किया गया। इसी प्रकार नारी रूपकों का जो आविष्कार है कलाकारों ने सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नामक मारियन दिया गया, जिसने जन्म राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। मारियन की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। अर्थात मारियन को एक प्रकार से अपना आधार मान करके और उसको सबके सामने रखा गया। विभिन्न चौराहों पर उसकी प्रतिमा को लगाया गया, जिससे उससे प्रेरणा लेकर के लोग एक प्रकार से राष्ट्र के विचार के बारे में सोचें कि हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए और हमको उसके लिए क्या करना चाहिए। मारियन की छवि सिक्कों, डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूप बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में आर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। बलूत वृक्ष का जो पत्ता होता है वो एक प्रकार से वीरता का प्रतीक होता है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। फिर आपके सामने चित्र है, इस चित्र को देखिए। जर्मेनिया, चित्रकार फिलिप वेट, इसने 1848 के चित्र को बनाया। चित्रकार ने जर्मेनिया के चित्र को सूती कपड़े पर झंडे पर बनाया, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था, जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में हमने 1830 से 1848 के बीच की क्रांतियों के युग में पढ़ा है। इसी का एक प्रकार से प्रतीकात्मक चित्र है। प्रतीकों के अर्थ इसके अंदर हम ध्यान करेंगे। जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ, यह आज़ादी का मिलना इस प्रकार से दर्शाने का काम करती है। बाज, छाप कवच जर्मन राज्य की प्रतीक शक्ति के रूप में
बलूतपतियों का मुकुट बहादुरी को दर्शाता है। तलवार मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। हम देखा होगा कि पहले चित्र में फेड्रिक आर्यू ने उसको बताया था, उसके अंदर भी उस प्रकार का झंडा लिए हुए थे। यह 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूर्य किरणें, एक नए युग का शुरुआत। इस प्रकार से कुछ प्रतीकों को, उसके प्रतीकों के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उस समय जो राष्ट्रवाद की जो भावना जगी थी, प्रतीकों के माध्यम से लोगों को समझाने का काम किया गया था। ये चित्र आपके सामने है। इस चित्र के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रतीक बनाए गए हैं। इसके अंदर हम सब लोग देखा होगा टूटी हुई बेड़ियाँ, टूटी हुई बेड़ियों का दृश्य हम लोग देख सकते हैं। ये टूटी हुई बेड़ियाँ हैं, ये आज़ादी मिलने का एक प्रकार से संकेत दर्शाती है। इसके बाद में तलवार जो आप देख रहे हैं आप लोग, ये तलवार मुकाबले की तैयारी के लिए। ये सुनहरा जो झंडा देख रहे हैं आप लोग, काला, लाल और सुनहरा झंडा, ये 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जैसे बलूत के पत्तों का मुकुट भी इसके अंदर है, बहादुरी का प्रतीक है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से हमको समझाने का प्रयास इस चित्र के अंदर किया गया है। फिर एक प्रकार का चित्र और आपके सामने है, जर्मेनिया गार्डिंग दी राइन। राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन को ये चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है, जर्मन तलवार राइन की रक्षा करती है। ये तलवार है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। अब आता है भाग 6 के अंतर्गत राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा था, जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों द्वारा संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का एक प्रकार से इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। ये बाल्कन क्षेत्र है, जिसके ऊपर मैंने आपको संकेत के माध्यम से बताया है। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, वर्तमान में जो रोमानिया है, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटीनिग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। जो बाल्कन क्षेत्र के लोग थे उनको स्लाव के नाम से जानते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से इसे काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु उसमें बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसे अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएँ उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा गया। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने से ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था, अर्थात अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस समय बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उसमें ये प्रतिस्पर्धा खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इसी इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ।
प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में पढ़ भी चुके हैं। 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो एक प्रकार से सबके लिए हानिकारक रहा। फिर आपके सामने ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता हुआ एक प्रकार का चित्र आपके सामने आ रहा है। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का व्यवस्था में दिखाई देते हैं। अग्रभाग में ब्रिटिश राज्य का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ में मंडल की ओर बैठा है। सबसे ऊपर की तरफ देख सकते हैं हम लोग, तो ये वाला भाग जो है इसके अंदर स्वतंत्रता की व्यवस्था की हुए हैं। फिर ब्रिटिश राज्य का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ मंडल के ऊपर बैठा है। मंडल के ऊपर की तरफ बैठने का काम है। यहाँ पे उपनिवेश को शेर, हाथी, वन और आदिम समुदाय की छवियों की जगह दर्शाया गया है। दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। इस चित्र के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करने का काम चित्रकार ने अपने माध्यम से किया। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 के अंदर यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुआ, उस अर्थ में राष्ट्रवादी थे वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर ये विचार की समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की घटनाओं का उल्लेख इस पाठ के अंदर किया गया है। आप सभी ने अच्छी तरह समझा होगा। फिर भी अपना स्वाध्याय जारी रखें। इस भाग 5 और 6 के कुछ प्रश्न हैं आपके सामने। इन सभी प्रश्नों को आप उत्तर पुस्तिका में करें। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत कौन सा क्षेत्र था? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर किस नाम से पुकारा जाता था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? निम्नलिखित प्रतीकों के अर्थ लिखने हैं। टूटी हुई बेड़ियाँ, बरूद पत्तियों का मुकुट, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, उगते सूरज की किरणें। इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। आज के लिए इस विषय में इतना ही। नमस्कार।